जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग क्या कहते हैं ना, जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया कुछ कारणवश, लेकिन आज से हम लोग जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही कराएंगे। ठीक, जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसको आप लेकिन एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, एक बार रीडिंग अपना दे दीजिएगा। आपके हिसाब से लगे तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको इसमें सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही करवाने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद ना हम आपको ना केमिस्ट्री का जितना 4-5 ठो क्लास लिए थे उस सबको एक जगह जोड़ के वह वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो पहले चलिए जीव विज्ञान को हम लोग देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ से आ जाइए, यहाँ से हम लोग शुरू करते। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। देख लीजिए, बाकी ये सब आपको नहीं करना है। ठीक, ऊपर जो है वो सब नहीं करना, वो कभी नहीं पूछेगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जब भी करेगा ना शब्द का प्रयोग, तो कह देगा अच्छा जीव विज्ञान का प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया ना, तो मार खाया मार्क यानी लैमार्क, यानी कहना कि जीव विज्ञान पढ़ना तो जीव विज्ञान नहीं अभी पढ़ना आपको, दूसरा पढ़ना। यानी कहने का मतलब जीव विज्ञान पढ़ने के लिए कोई आदमी जिद कर रहा था, उसको मार लग गया तो लैमार्क, ले मार खाओ। यानी लैमार्क कहाँ के था? फ्रांस के था। ठीक है साथियों, लैमार्क कहाँ के था? फ्रांस के। और उसका ट्रेविरेनस, देख लीजिए ट्रेविरेनस है, या जर्मनी का है। ये दोनों वैज्ञानिक जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया? 1801 ईस्वी में। तो यह ध्यान में रखना है कि कब किया साथियों, तो 1801 ईस्वी में। देखिए जर्मनी लिखने में तनिका ज़्यादा शब्द का प्रयोग लगता है, फ्रांस में थोड़ा कम, तो लैमार्क में भी थोड़ा कम और ट्रिब्रेनस में भी ज़्यादा लगता है। तो बड़ा वाला बड़ा माने जर्मनी देश में हो जाएगा, छोटा वाला फ्रांस देश में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क किया था। ठीक है, जो कि फ्रांस का था, वहीं ट्रिब्रेनस जर्मनी के था। कहाँ का था? 1801 ईस्वी में किया ट्रिब्रेनस। समझ लीजिए ट्रेविरेनस, समझ ध्यान में रखना है कि अच्छा वीरेनस यानी वीरेनस ट्रेविरेनस, यानी कहना कि ट्रेन से गया, यानी ट्रे माने ट्रेन से गया कहाँ? जर्मनी में, तो ट्रेविरेनस। ठीक है, अब आ जाइए। अब यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। इसको आपको जैसे हो तैसे आपको इसको याद कर जाना है। ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम याद करवाते हैं आपको, ट्री के साथ आपको याद करवा रहे हैं। देखिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन, जब भी कह दे मधुमक्खी पालन का अध्ययन तो ध्यान रखना। अच्छा मधुमक्खी जो मधुमक्खी जो होता है ना, जिसको मध हम लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं मध है, मध वही मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो जाएगा एपीकल्चर। ध्यान में रखना है कि ए नाम के कोई आदमी है, ए नाम के आदमी है ना, ए नाम के आदमी है, वह पिएगा। क्या पिएगा? तो मधुमक्खी पिएगा। मधुमक्खी का जो रस रहता है ना वही पिएगा। क्या पिएगा? मधुमक्खी का रस। तो ए नाम के आदमी ने पिएगा, तो कहेगा अरे एपी कह रहा है, तो ए पी, तो ए कह रहा है कि हम पिएंगे। क्या पिएगा? मधुमक्खी का रस पिएगा। तो एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी का पालन। ठीक है, एपी कल्चर। अब आ जाइए रेशम कीट पालन का अध्ययन, जब भी कहेगा रेशम, कह देंगे अच्छा रेशम हम क्यों खरीदें? रेशम इसलिए खरीदें कि हमको शेर को बांधना है, शेर को रेशम से बांधना है। मान ले तो छोटा मोटा आप धागा से बांधिएगा तो शेर तो तोड़ देगा, लेकिन रेशम से बांधिएगा ना तो शेर तोड़ नहीं पाएगा। रेशम का धागा बहुत मजबूत होता है साथियों। तो ध्यान रखना, रेशम कीट पालन का अध्ययन। ठीक है साथियों, चलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, अब आगे देखते हैं। यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन हो जाएगा क्या? तो क्या कहो रेशम कीट के यानी सेरीकल्चर, माने शेर को बांधेंगे रेशम के धागा से। ठीक है, अब आ जाइए मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन यानी मछली पालन का जो अध्ययन होता है ना, मछली कैसे पाला उला जाता है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। किसके बारे में? मछली कैसे पाला जाता है। तो ध्यान रखें कि आप मछली खरीदे, माने मत्स्य पालन यानी कहने का मतलब आप मछली खरीदे। ठीक है साथियों, तो जब आप मछली करें ना, वो मत्स्य आप पाल रहे थे इसमें ना, तो मछली का अध्ययन एक और भी है। ठीक है साथियों, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप मत्स्य पालन कर रहे थे और घर पे बोल दिए कि आज हमको खाने का मन है, मसाला को है ना, मसाला को पीस के रखो। तो पीस के रख लेता। क्यों? क्योंकि मसाला पीस के रखता मछली के लिए, मत्स्य पालन के लिए। यानी मत्स्य पालन करता है और उसको खाने का मन कर गया तो उसी में से पोखरी में से अपने निकाल लेगा। ठीक है, और घरे कॉल कर देगा कि मसाला को पीस के रखो, हम मछली लेके आ रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर, मसाला को पीस के रखेगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कवकों का अध्ययन। जब भी कह देगा ना कवक,
कवक का अध्ययन का मतलब हो जाएगा, देखिए कवक कवक कवक। अब देख लीजिए कवक होता है माइकोलॉजी। कवक यानी समझ लीजिए कि आप क पढ़ रहे हैं, क और फिर व और फिर क, यानी कवक, यानी समझ लीजिए ना कि कवक जब भी आप पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो कवक के बारे में आप कुछ बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा माइक में। आप माइक में किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं साथियों? तो कवक के बारे में आप माइक में बता रहे हैं। कवक के बारे में आप क्या बता रहे हैं? माइक में। कवक के बारे में बता रहे हैं। कहाँ के बता रहे हैं साथियों? तो कवक के बारे में। ठीक है साथियों, देख लीजिए माइकोलॉजी, तो कहते हैं कवक के बारे में माइकोलॉजी, और शैवाल के शैवाल के बारे में फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यानी कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी। यानी शैवाल कहने का शैवाल, बाल के बारे में, बाल के बारे में कहेगा तो कहेगा फाइकोलॉजी, माने बाल के बारे में कहेगा 5 रुपया लगेगा। बाल कटवाइएगा तो 5 रुपया लगेगा, कहेगा 5 नहीं 500 लगेगा, यानी 500, यानी फाइकोलॉजी। और कवक के ना, तो कवक के बारे में कुछ आपको बताना है तो माइक में आप बताइएगा, तो माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन, बाल कटवाइएगा ना, आप 5 रुपया दीजिएगा, 500 रुपया दीजिएगा, तो हो जाएगा 5, माने 5 होता है ना 5, तो फाइकोलॉजी। अब आ जाइए पुष्पों का अध्ययन। जब भी कहते हैं ना पुष्पों का अध्ययन, तो कह देगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कह देगा पुष्प का अध्ययन कौन कर रहा है? तो कहेगा पुष्प का अध्ययन एन नाम के आदमी कर रहा है। कौन नाम के आदमी? एन नाम के आदमी। एन नाम के आदमी कर रहा है, एन नाम के आदमी कर रहा था। कह देगा कि एन नाम के आदमी कर रहा था, अब नहीं कर रहा है एन नाम के आदमी। कह देगा एन नाम के आदमी कर रहा था, एन नाम के आदमी कर रहा था, एन नाम के आदमी कर रहा था। तो ध्यान में, अच्छा पुष्पों का अध्ययन एन नाम के आदमी कर रहा था, तो एन था, यानी एन था, माने एन नाम का आदमी कर रहा था, तो एंथोलॉजी, यानी एंथोलॉजी से हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिए। फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन का मतलब हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है साथियों, पोमोलॉजी ध्यान में रखना है। पोमोलॉजी क्या चीज़ का? फलों का अध्ययन। जब भी ध्यान में आपको आए कि वो फल, ठीक है, तो जब भी कहते हैं ना फल तो कहते हैं कि अच्छा फल, तो मोलॉजी यानी यानी पोमोलॉजी। ठीक है साथियों, पोमोलॉजी। तो ध्यान में रखना, फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। यानी फल भी आप खरीदने जाइएगा तो पैसा आपको देना पड़ेगा, पैसा। फल खरीदने गए थे तो क्या चीज़ देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा ना। तो यानी पैसा को कहा जाता है यहाँ पे, पैसा। तो यानी पैमोलॉजी भी आप कह सकते हैं, पैमोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसा चीज़ है ना, उसको आपको इस तरह से जोड़ना है साथियों कि आपके दिमाग से हटे नहीं। अब देखो जो पोमोलॉजी, तो इसको पैमोलॉजी, यानी फल लाने गए पैसा से, तो पैमोलॉजी। पैसा से पैमोलॉजी, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए पक्षियों का अध्ययन। जब भी कह दे पक्षियों का अध्ययन, तो कहेगा ऑर्निथोलॉजी। कह देगा अच्छा पक्षी के बारे में ना हम और जानना चाहते हैं, पक्षी के बारे में हम और जानना चाहते हैं। किसके बारे में साथियों? कि वो पक्षी के बारे में हम और जानना चाहते हैं। तो क्या ध्यान में रहना है कि ऑर्निथोलॉजी। पोमोलॉजी तो आपको फलों के अध्ययन में हो जाएगा कि पक्षियों का अध्ययन। ध्यान में जब है ना कि पक्षी, अच्छा पक्षी के बारे में हमको अध्ययन करना है, तो ध्यान में रखना, अच्छा और करेंगे, इतना पक्षी से हमको अच्छा नहीं लग रहा, और हम और पक्षी का अध्ययन करेंगे, तो ऑर्निथोलॉजी। अब मछली का अध्ययन, तो कहेगा ये कथी है? कहेगा मान लेते हैं मछली कोई खरीद के लाया, तो कहेगा यार ये मछली कथी है, ये कथी है? तो वो रहेगा दूसर अजीब टाइप के मछली। तो सिर्फ देख लीजिए, आपको इसीलिए हम बोले थे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ कर रहा है मछलियों का अध्ययन, और यहाँ कर रहा है क्या? मत्स्य पालन का अध्ययन। यानी आप यहाँ मछली के पालन के अध्ययन कहेगा ना, पालने का, तो कहेगा वो पालन, यानी पालन का मतलब पाल रहे, खाने का मन किया तो घरे कॉल कर दिया मसाला पीस के रखने के लिए, पीसी कल्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ कर रहा है ये तो आप मत्स्य पालन कैसे किया था उसका अध्ययन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक मछली ले लिए, अब उस मछली के बारे में अध्ययन करना है, वो पालने के बारे में नहीं है। यहाँ मछली के खाली सिर्फ प्रॉपर मछली के कैसे मछली विकसित करता है, मछली के बारे में अध्ययन करना है। तो जब भी कह देगा कि अरे मछली ये कथी है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो यानी ई कथ्योलॉजी। कहेगा अरे कथ्यो नहीं, मछली है, ये कथी है, यानी कोई मछली लाया तो कहेगा यार ये कथी लाया है तुम, ये कथी लाया है? तो कहेगा ये मछली, ये थोड़ा अजीब टाइप का मछली रहेगा, तो कहेगा ये कथी ले आया है? तो कहेगा मछली लिया है। या आप इसको ऐसे करिए, माने कोई आदमी आपको बोला मांस लाने के लिए, लेकिन आप मछली लिया, तो आपका घुसा के कहिएगा यार ये तुम ये कथी ले आया है?
तो कहेगा मछली लाए थे, तुमको बोले थे मछली लाने का, मांस लाने के लिए बोले थे, तो ध्यान रखना ई कथी ले आया यार तुम मछली फालतू का। तो मछली के अध्ययनों को हो जाएगा इकथ्योलॉजी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कीटों का अध्ययन। जब भी कहते हैं ना कीट पतंग ना रहता है, कीट पतंग, तो कीटों का अध्ययन कर देगा कि अच्छा कीट यानी जो कीड़ा मकोड़ा सब नहीं रहता साथियों, उसके बारे में अध्ययन करना। तो कहेगा कीट यानी कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा से हमको हमेशा एंटी रहता है कि कीड़ा मकोड़ा को दवाई छीट के मार देंगे, नहीं कहता कि दवाई छीट के मार देना है, कीड़ा मकोड़ा का एंटी करना है। किससे आपको एंटी करना है, तो कीड़ा मकोड़ा से आपको एंटी करना है, कीड़ा मकोड़ा से। ठीक है साथियों, तो कीटों के अध्ययन क्या हो जाएगा, वो कीट है, तो इस कीट से हमको अध्ययन यानी कीट से हमको एंटी करना है, तो एंटोमोलॉजी। एंटो माने एंटी करना, तो एंटोमोलॉजी, एंटी से एंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए झाड़ियों एवं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। जब भी कहते हैं ना वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, तो कहेगा अच्छा वृक्ष और झाड़ी के बारे में बात चल रहा है, वृक्ष और झाड़ी के बारे में बात चल रहा है, तो कहेगा वृक्ष, अब वृक्ष के साथ जो झाड़ी होता है ना, कहता है वृक्ष में झाड़ी उड़ी है, तो झाड़ी वृक्ष के साथ जो झाड़ी होता है ना, उसके अध्ययन को कह देगा कि डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्ष और झाड़ी में मत जाओ तो डेंड्रफ हो जाएगा। कहाँ जाइएगा तो डेंड्रफ हो जाएगा, तो वृक्ष और झाड़ी में। क्यों? क्योंकि वृक्ष और झाड़ी पर से ऊपर से कुछ कुछ पत्ता उत्ता गिरता रहता है, जो पत्ती उत्ती होता है ना पत्ता, वो गिरता उड़ता रहता है, तो माथा उथा पे गिरेगा, सर पे गिरेगा ना, तो सर पर गिरेगा तो सर गंदा हो जाएगा, तो वही डेंड्रफ कर देगा, डेंड्रफ कर देगा। तो कह देगा वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन, तो कह देगा वो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। डेंड्रफ फैला दिया। और सर्पों का अध्ययन माने सांप का अध्ययन के बारे में जब भी कह देगा, तो कह देगा अच्छा मान लेते कोई आदमी आपको ना क्या कहते हैं खेला दिखाने आया, तो आप उसको खेला दिखा रहा है सांप उप का, तो आप उसको फी नहीं दे रहे हैं, फी आप उसको नहीं दे रहा है। नहीं होता कि सांप के खेला देख लिया, उसको आप फी नहीं दे रहे हैं, तो कह देगा सांप वाला कि अब हम आपको सांप का खेला दिखाए हैं, अब फी दो, तो कहिएगा ओ फी लीजिएगा, ओ फी लीजिएगा, तो लीजिए फी यानी ओफियोलॉजी। कहेगा ओ फी भी देना था, तो हाँ फी देना था, तो ओफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। ठीक है साथियों, छिपकलियों का अध्ययन। जब भी ध्यान में आए छिपकली का अध्ययन, तो कह देना कि वो छिपकली सॉरी आपको किससे मांगना है, किससे सॉरी बोलना है, तो आदमी से नहीं बोलना है सॉरी, छिपकली से बोलना है सॉरी। छिपकली से सॉरी बोलना है। किससे सॉरी बोलना है साथियों? छिपकली से आपको सॉरी बोलना है। सॉरी किससे बोलना है साथियों? तो छिपकली से, ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। माने काष्ठ वाला पेड़ यानी ना था कि देखिए कोई पेड़ होता है ना सीधा एकदम सुरुंगा निकल जाता है, कोई पेड़ होता है ना तो आम के पेड़ में देखिए बहुत सारा डोंगी निकल जाता है, जिसको डोंगी नहीं कहते कि इधर से डोंगी निकल गया, उधर से डोंगी निकल गया, इधर से, तो उसको हम लोग काष्ठ कहते हैं। मान ले तो उसको काष्ठ कहते हैं। उसी काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कर रहा है, तो कह रहा है कि अच्छा ये काष्ठ के बात कर रहा है ना, कौन काष्ठ की बात कर रहा है, तो काष्ठ के जो बात करेगा ना काष्ठ के, तो उसको सिल्वर देंगे। जो अपना कास्ट की बात करेगा उसको सिल्वर देंगे। मान लेते हैं कोई एक आदमी है, ठीक है, वो करे अपना कास्ट के बात जो करेगा ना, अपना कास्ट का बड़ाई जो करेगा उसको क्या देंगे, तो कहेंगे अपना कास्ट के जो बड़ाई करेगा ना उसको सिल्वर देंगे साथियों, सिल्वर देंगे। तो सिल्वी कल्चर। ठीक है साथियों, आ जाइए उद्यान विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ पौधा आप लगाते हैं ना, बहुत पेड़ पौधा सब लगाते हैं, उसी को उद्यान विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी कह देगा उद्यान विज्ञान, तो कह देना अच्छा हॉर्टिकल्चर, या तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि उद्यान यानी ऊन धान रोपले है, ऊ धान रोपले है, यानी वो धान रोपले था, और धान को फिर क्या करना है, हॉट करना है, यानी ना गर्म करना है। गर्म करना क्यों? क्योंकि यार धान को उसना चावल कैसे किया जाता है, उसको ना माने गर्म किया जाता है। उसना चावल क्यों किया जाता है, गर्म किया जाता है पहले उसको, तो वो हॉट हो जाता है, हॉट यानी गर्म हो जाता है। तो यानी ध्यान में रखना है वो धान को क्या करना है, हॉट कर देना, धान को हॉट यानी गर्म कर देना है, तो हॉर्टिकल्चर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए फूलों की खेती। फिर आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, देखिए इधर आ जाइए, या क्या कर रहा है, फूलों की खेती कर रहा है साथियों, यहाँ फूलों की खेती कर रहा है। यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है, 1 मिनट, पुष्पों का अध्ययन कैसे था यानी एगो मत्स्य पालन का अध्ययन था, एगो मछली का प्रॉपर अध्ययन था, यह करवाया था ना। तो वैसे नहीं कराए, प्रॉपर पुष्प का, मान लेते कोई इस टाइप का फूल है, फूल का अध्ययन के बारे में सिर्फ कहा कि वो फूल के अध्ययन करना है कि फूल कैसा है, किस तरह से है। लेकिन यहाँ का फूलों की खेती, अब कह रहा है फूलों की खेती का मतलब एगो फूल नहीं, कई सारा फूल साथियों,
कई सारा फूल की माने पूरा फूल का खेते ही रहना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो क्या ध्यान में रखना है कि इधर आ जाइए। फूलों की खेती तो कहना कि अच्छा फूल तो फसे फ्लोरिकल्चर, यानी फ्लोरिकल्चर यानी फ्लोरिकल्चर कह देना फूलों की खेती, तो कहेगा वो फूलों की खेती खाली फूले फूले है तो फ्लोरिकल्चर, फुलेरिकल्चर यानी फुलेरिकल्चर से हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है। देखिए फूलों का अध्ययन, ये पुष्पों का अध्ययन, तो एंथोलॉजी हम नहीं बोले थे कि एन नाम के आदमी ना पुष्प का अध्ययन करता था, तो एन था माने एन था तो एंथोलॉजी। आ जाइए, अब देख लीजिए घास का वैज्ञानिक अध्ययन। अब देख लीजिए घास उस रहता है, छोटा छोटा घास ना रहता है, इस टाइप से पूरा खेत उस समय घास उस रहता है, देखिएगा घास, तो कह रहा है घास का वैज्ञानिक अध्ययन, तो एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी यानी कह देना है एग्रोस्टोलॉजी। क्या ध्यान में रखना है कि घास के वैज्ञानिक नाम, तो घास के अध्ययन के कह देगा कि एगो घास के हम अध्ययन करेंगे। तो स्टॉल मान लेते हैं आप गए वहाँ पे स्टॉल ओढ़े हैं, तो स्टॉल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्यों? क्योंकि एक घास के बारे में आपको अध्ययन करना है ना, तो आपको स्टॉल माने थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो स्टॉल को हटा कर घास का अध्ययन करने लगिएगा, यानी घास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या हो जाएगा? तो घास के एग्रोस्टोलॉजी, यानी एगो घास के हम लोग अध्ययन करेंगे, एगो घास का अध्ययन करेंगे उठा के, घास को जाएगा वो घास यानी एगो घास को करेंगे। अब वो घास तोड़ने में आपको डिस्टर्ब हो रहा था, स्टॉल ओढ़े हैं तो स्टॉल को हटा देना, यानी एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है साथियों। अब पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन देख लीजिए। पानी में जो पानी है, पानी में भी पौधा बढ़ता है जिसमें नमक रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पानी में जो पौधा होता है वहीं से आयोडीन मिलता है साथियों। तो कह देगा पानी में मिट्टी के कोई बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन, तो ध्यान में रखना है क्या कि वो पानी में मिट्टी के बिना तब पानी से हो जाता है क्या? हाइड्रो, यानी हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो पानी हाइड्रोपोनिक्स, वैसे भी हाइड्रो का मतलब होता है पानी और बाद में पानी कहिए दिया है, तो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या ध्यान में रखना है? हाइड्रोपोनिक्स, तो पानी में मिट्टी के बिना पौधे का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स हो जाता है साथियों। यह आपको ध्यान में रखना। हाइड्रो यानी पानी में मिट्टी के बिना पौधों का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स का हो जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। तो यह आपको ध्यान में रखना है साथियों। आ जाइए, अब देख लीजिए। अब जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध ग्रीक अरस्तु के समय, ये सब आपको ध्यान में रखना है। देखिए सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षियों के बारे में ये आपको ध्यान में इतना रखना है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माने फादर ऑफ बायोलॉजी और जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जब भी कहेगा आपको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता था? अरस्तु को कहा जाता है। कहना कि अरस्तु को, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में जंतु सब आता है, जंतु सब ना आता है, तो कहना कि जंतुओं के बारे में भी जान रहा है कौन? तो अरस्तु जान रहा है, तो ये हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अब आ जाइए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांतों के प्रवर्तक, तो ध्यान में आपको क्या रखना है? साथियों कि अनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुवांशिकता कह देना है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल दिया है। अनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिया साथियों? तो मेंडल कह देगा। अच्छा, अनुवांशिकता के माने अनुवांशिक लक्षण ना होता है, मान लेते कोई लड़का, उसके पिता में उसका अनुवांशिक रहेगा, उसके पिता में उनके पिता का अनुवांशिक रहेगा, या उनका दादा, इस टाइप का रहता है ना अनुवांशिक। उस अनुवांशिक का खोज करेगा कि यार उतने पुराना खोज कौन किया? कहीं माइंडे था यार, मेंडले था, पागल था माइंड इसका नहीं काम कर रहा था, खाली अनुवांशिक के बारे में खोज किया। तो जब भी कहेगा अच्छा पापा का इस सब के बारे में खोज कौन किया? कि मेंडल आदमी किया है। उतने कौन जाता है अपना खानदान को खोजने? कहेगा पागले आदमी जो खोजा होगा, तो पागल से ना कहता है मेंटल है, तो मेंटल से हो जाएगा मेंडल। अनुवांशिकता का खोज मेंडल। अब आ जाइए, जीव सिद्धांत। जब भी कह देगा जीव सिद्धांत का प्रतिपादन, तो कह देगा अच्छा जीव सिद्धांत के प्रतिपादन जो ना मॉर्गन किया था, मॉर्गन जीव सिद्धांत। कह देगा अच्छा जीव ना था जीव जंतु, तो जीव सिद्धांत, तो कह देगा वो जीव कौन जीव? तो क्या मोर नाम के एक जीव है, मोर नाम के एक जीव है साथियों, मोर नाम के एक जीव है। किस नाम का जीव है? मोर ना, तो मोर, अरे तोता मोर सब ना रहता था। जब भी कह देगा अच्छा जीव सिद्धांत को किस जीव के बारे में बात करे, तो मोर के, तो मोर्गन हो जाएगा।
मोर नाम के जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों? मोर्गन। देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? तो कहेगा उत्परिवर्तन। तो डी ब्रिज, हाग्रो ये सब नहीं याद रखना, सीधे आप याद रखिए ब्रिज दिया था, डी ब्रिज दिया, या ब्रिज भी आप रख सकते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत कहते हैं अच्छा, जब परिवर्तन होगा, कहीं भी परिवर्तन होगा, तो मान लेते कहीं पहले बांस के लचका हुआ करता था, बांस का पुल बनता था पहले, ठीक है? तो ध्यान रखना अच्छा, बांस का पुल यानी लचका था, जब परिवर्तन हुआ ना तो उस पर ब्रिज बन गया, पुल बन गया, ब्रिज बन गया। तो परिवर्तन क्या हुआ? यानी जहाँ नदी नाव पे बांस उस सब का लचका रहता था, वहाँ पे गांव सब के आदमी साहब जो होइएगा वो समझते हो कि लचका क्या था, ठीक है? तो गांव सब पर लचका था, उसको हटा के अब उसको क्या कर दिया है? उसको कर दिया है ब्रिज, यानी परिवर्तन हो गया, ब्रिज बन गया। अब देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत, जब भी कह देना कोशिका का सिद्धांत कौन दिया है, तो कोशिका का अच्छा, कोशिका को हमको जला देना है। जो कोशिका का सिद्धांत दिया ना, उसको जलाएंगे क्या चीज़ से? सलाही से। देख लीजिए, माचिस को हम लोग क्या कहते हैं? यार इधर कोई हमको लगता है खाना वाना बना रहा है दक आ रहा है। चलिए, यानी जब भी कहते हैं कोशिका का सिद्धांत, अगर कोशिका को जलाना है क्या चीज़ से? माचिस से। तो माचिस को गांव देहात में क्या कहता है? सलाई का ना कहता, सलाई है, सलाई। तो कह देगा वो स्लाइडेन एवं स्वान, स से स्लाइड, स से स्वान, यानी स्लाइडेन एवं स्वान। ध्यान रखना, स्लाइडेन एवं स्वान, यानी सलाई कौन रख ले? सोहन रख ले, सोहन रख ले है, तो सोहान, स्लाइडेन एवं सोहान, यह ऐसे भी कहते हैं नहीं, ऐसे भी आप याद रखते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कोशिका को जलाना है सलाई से, तो स्लाइडेन एवं सोहन, तो स्लाइडेन एवं सोहान। ठीक है साथियों, अब आ जाइए जीव द्रव सिद्धांत। जब भी कहते हैं ना जीव द्रव सिद्धांत, तो ध्यान में रखना वो जीव द्रव है, जीव द्रव का सिद्धांत। तो कह देना हर्ट बिग दे, यानी जीव में ना अब द्रव हो गया, जीव में अब द्रव हो गया, यानी जीव में अब द्रव हो गया, यानी जीव में अब पानी हो गया। खाली जीव सिद्धांत रहेगा साथियों, तो आपको बताया था जीव यानी खाली रहेगा तो मोर्गन, लेकिन जीव में द्रव मिला दिया है, तो जीव में द्रव यार हार्ट को बिग दो, माने जीव में द्रव हो गया, यानी हार्ट में आपको द्रव हो जाएगा। द्रव किस में हो जाएगा? यानी पानी किस में हो जाएगा? हार्ट में। तो कहेगा हार्ट के बिग दो, हार्ट के निकाल के बिग दो, यानी जीव द्रव। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? अब जीवन में ना अब द्रव आ गया, यानी जीवन में, यानी जो जीवन था उसमें ना अब हार्ट को जीवन हम लोग समझेंगे, उसमें पानी आ गया, तो द्रव आते ही कहेंगे उसको अब फेंक दो किसको? हार्ट को बिग दो, तो जीव द्रव, हार्ट बिग। ठीक। उपार्जित लक्षणों की अनुवांशिकता का गुण, अनुवांशिक गति का नियम जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग को देखना है। यानी उपार्जित लक्षणों की क्या थी? वंशानुगति का नियम है, वंशानुगति का नियम। तो ये वंशानुगति या अनुवांशिक माने किसका? उपार्जित लक्षण के। उपार्जित लक्षण का मतलब क्या होता है कि जिस अंग का आप उपयोग ज़्यादा करते हैं ना, उसका वो बहुत ज़्यादा विकसित होने लगता है। जैसे जो आपका हाथ जो लेफ्टी होगा ना, वो लेफ्टी से ज़्यादा करता रहता है ना काम, तो देखिएगा उसका लेफ्टी हाथ ज़्यादा मजबूत रहेगा राइटी हाथ से, यानी राइट हाथ से ज़्यादा लेफ्ट हाथ मजबूत रहेगा, हैंड जो होता है। और क्या कहते हैं, अब मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए, जिम में आदमी जाता है, तो जिम में खूब आपको, मान लेते हैं आप जिम नहीं गए तो आपका हाथ सिंपल है, लेकिन आप खूब डंबल उम्बल मारते हैं तो आपका हाथ बढ़ने लगता है, यानी उपार्जित होने लगता है, उपार्जित यानी बढ़ने लगता है। तो यह सिद्धांत कौन दिया है साथियों? तो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया है कौन? लैमार्क। उपार्जित लक्षण यानी कह देना ऊपर का लक्षण के बारे में कौन बोला है? तो लैमार्क बोला है, लैमार्क। तो यानी कहना कि वो ऊपर के लक्षण के बारे में बोलेगा उसको मारेंगे, ऊपर के लक्षण के बारे में जो बोले उसको मारेंगे, तो यानी कौन? लैमार्क को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णवाद भी इसको कहते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत माने नेचुरल सिलेक्शन। तो कह देना कि अच्छा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत माने प्राकृतिक वर्ण है, यानी नेचुरल सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन आपका तभी जब प्राकृतिक चाहेगा, तो नेचुरल सिलेक्शन। तो कह देगा वो सिलेक्शन होने में डर लग रहा है, प्राकृतिक वर्ण, यानी डर लगेगा ना, तो क्या कहेगा? प्राकृतिक ही तो बड़ा है, माने भगवान ही बड़ा है, प्राकृतिक ही बड़ा है, यानी कौन? यानी डर लग गया, इसीलिए भगवान के नाम ले रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन, यानी तो डर गया, सिलेक्शन के समय डरना है।
तो डार्विन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए द्विनाम पत्ती। जब भी कहते द्विनाम पत्ती, यानी द्विनाम पत्ती माने दू गो नाम होता है ना कि कोई चीज़ का, मान लेते मनुष्य को हम लोग मनुष्य कहता है, होमोसेपियंस भी कहते हैं, तो वो द्विनाम पत्ती, तो द्विनाम पत्ती कौन दिया है, तो लीनियस दिया है, लीनियस यानी कैरोलस लीनियस है। तो आपको लीनियस सिर्फ ध्यान में रखना है, कैरोलस पैरोलस याद नहीं रखेगा, लीनियस याद रखना। कौन तो कहेगा अच्छा लीनियस दिया है, लीनियस लीनियस यानी दू गो नाम कौन दिया है, तो कहेगा नाम दिया नहीं और नाम ले लिया है, एक नाम चुरा लिया है, तो लीनियस यानी नाम लीनियस, नाम द्विनाम पत्ती के लीनियस। अब आ जाइए देख लीजिए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर करना है। अब आ जाइए डीएनए द्विकुंडलन मॉडल। ठीक है साथियों, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल जो है ना, कौन दिया था, तो कह देना क्या अच्छा डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल दू गो आदमी दिया होगा, एगो वाटसन, देखिए क्रिकेटर, एगो शेन वाटसन, शेन वाटसन क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेलते होइएगा ना, वो जानते होइएगा, पहले शेन वाटसन बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करता था। तो ध्यान में रखना को डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल दिया, एगो वाटसन एगो क्रिक माने वाटसन क्रिकेट खेल रहा था, वाटसन अरे यार वाटसन क्रिकेट खेल रहा था, वाटसन क्रिकेट खेल रहा था, मैंने दू गो आदमी मिलकर क्रिकेट कर रहा है, कौन वाटसन क्रिकेट खेल रहा था, तो दुई गुंडली यानी डीएनए के दुई कुंडलन मॉडल कौन दिया है, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देख लीजिए, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में संपूर्ण, सिस्टमा नेचुरल है नेचुरल, ठीक है, नेचर भी इसको आप कह सकते हैं, नेचर भी पढ़ सकते हैं, नेचुरल देखिए इसको नेचुरल भी कहीं कहीं नेचुरल भी लिखा रहा था। ठीक है, तो सिस्टमा नेचुरल, नेचर या नेचुरल, या ध्यान में रखिए कौन लिया है, तो यही लीनियस से दिया है। अपना पुस्तक किस, सिस्टमा नेचर पुस्तक किसका है, तो वो सिस्टम के साथ, अपना नेचर के साथ, सिस्टम के साथ ना कौन खिलवाड़ किया, दू गो नाम पत्ती देकर, तो लीनियस खिलवाड़ किया दू गो नाम देकर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, पहले इसको इधर देखना होगा, हाँ आ जाइए, जीवधारियों के दो जगत पादप या जंतु, यह आपको नहीं याद रखना है, प्रणाली शुरू या प्रणाली इसलिए, हाँ आधुनिक वर्गीकरण यानी आप देख लीजिए नाम दू का नाम देगा तो वर्ग बटा जाएगा, यानी वर्गीकरण कौन किया, तो द्विनाम पत्ती देने वाला लीनियस जो था ना वही किया है, द्विनाम पत्ती जो दिया था ना वही दिया है। ठीक है साथियों, वही किया है। तो कहेगा आधुनिक वर्गीकरण के पिता, तो कहेगा वो वर्ग में बांट दिया है दू नाम दे के, कौन लीनियस, तो लीनियस से हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिए, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी, तो कहेगा अच्छा टैक्स बने बांट दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। अब आ जाइए, यह आपको ध्यान रखना है, 1735 में कार्ल लिनियस ने प्राकृतिक का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगह में बांटा, पादप जंतु जगत, अपनी इस पुस्तक सिस्टमा नेचर, यह सिस्टमा नेचर के बारे में बोला है। ठीक है, अलग अलग ये आमतौर पर इसका, यह आपको नहीं याद रखना। ठीक है, ये सब आपको नहीं याद रखना। इधर आ जाइए, देखिए यह आपको याद रखना है, परंपरा द्वि जगत, देख लीजिए पहले दू गो जगत था, जंतु पादप जंतु पादप जंतु पादप, यह दू गो जगत आते ही जा रहा था, लीनियस भी बताया, अरस्तु भी बताया, ये सब बताया, लेकिन क्या कहते हैं अब दू गो जगह पर कहा कि दुइये गो जगत नहीं रहेगा, 5 गो जगत देंगे। कौन देगा, तो कहेगा हिटलर आदमी था, वो अपने आप को कहा हम हिटलर है, तुम लोग 2 गो देगा ना तो हम 5 गो देंगे। तो देखिए मैंने परंपरागत जो द्वि जगत आ रहा था ना, उसका वर्गीकरण का अंततः हिटकर द्वारा, तो हिटलर हम लोग कहेंगे हिटकर द्वारा, यानी हिटलर से कह देंगे हिटकर, हिटलर से कह देंगे हिटकर। यो वो हिटलर नहीं किया है साथियों, एक वैज्ञानिक था हिटकर ने सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली की ले ली। यानी इतना ध्यान में रखिए कि जो द्वि जगत था जंतु पादप, उसको उसके जगह पर ना हिटकर जो था, हिटकर नाम के वैज्ञानिक, वो 5 जगत प्रणाली दे दिया, 5 जगत प्रणाली दे दिया। कब, 1969 में। ठीक, इनके जो देखिए इनके जगत सब जो है ना, देख लीजिए कौन कौन है 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, यह 5 है, आपको ध्यान में रखना है। ये 5 को देखिए आगे आपको पढ़ना है। कहता है कि मोनेरा यानी नाड़ा लगाएगा अपना प्रतिष्ठा में नाड़ा लगाएगा, तो नाड़ा क्या हो जाएगा, मोनेरा माने नाड़ा, और प्रोटिस्टा। और देखिए वही पादप और जंतु भी है, देख लीजिए, लेकिन ये पादप जंतु को भी शामिल कर दिया, लेकिन ऊपर से मोनेरा
प्रोटिस्टा और कवक को शामिल कर दिया, कवक को, तीनों को और शामिल कर दिया। यानी मोनेरा, मोनेरा यानी समझ को नारा लगाया जा रहा है, नारा ना होता कि जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, वो प्रतिष्ठा का बात है। तो यानी मोनेरा, प्रतिष्ठा, और देख लीजिए पादप, कवक और जंतु। कवक माने पादप और जंतु तो था ही, और कवक, कवक आपको इसमें जोड़ दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जोड़ा है। ठीक है, आ जाइए। इसमें कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना है। जैसे देखिए, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, जब भी आपको कह देगा ना किस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब जीवाणु वाणु जो होता है ना वो प्रोकैरियोटिक हो जाता है साथियों। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो अंतर है ना वो हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक जब भी कह देगा ना प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात प्रोकैरियो, यानी कह देगा था कैरियर के बारे में सोच रहा है। यूकैरियो ने कहा प्रोकैरियो, प्रोकैरियो, एगो होता है यूकैरियोटिक, एगो होता है प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब हो जाएगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया सब जो होता है ना वो हो जाता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में, जीवाणु सब किस जगत में आता है, कह देगा आपसे ऐसे ही। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, कह देगा जीवाणु किसके अंतर्गत आता है, तो जितना भी जीवाणु हो, आर्कीबैक्टीरिया माने बैक्टीरिया ने, जितना भी जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आँव फाँव जितना बैक्टीरिया, सबको आपको रखना है प्रोकैरियोटिक यानी मोनेरा में, मोनेरा में, मोनेरा में रखना है। क्या में रखना है साथियों, मोनेरा। कह देखो नारा कौन सब लगा रहा है, तो जितना जीवाणु वाणु है ना वही नारा लगाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। इसमें देखिए इस जगत में सभी विविध प्रकार के कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होता है। तो देख लीजिए प्रतिष्ठा ना कहता कि प्रतिष्ठा के बाद जब भी हो जाएगा ना तो कहता कि जलीय यूकैरियोटिक यानी जल, यानी नहीं कहता है यार तू मेरा पानी ले लिया, ना कहता कि पानी ले लिया, तू मेरा प्रतिष्ठा ले लिया, तू मेरा प्रतिष्ठा माने पानी पानी तू हमको कर दिया, प्रतिष्ठा मेरा तू ना खराब करवा दिया, होता है ना इस टाइप का। तो ना कहता कि तुम यार पानी ले लिया यानी प्रतिष्ठा खराब करवा दिया तुम। एक माने कहीं पे लड़ाई हो गया कि यार तुम ना फालतू में तुम्हारे चक्कर में हो गया, मेरा प्रतिष्ठा तुम गवा दिया, यानी प्रतिष्ठा का मतलब है ना कि पानी तुम मेरा गवा दिया। तो इस तरह से ध्यान रखना। अच्छा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा यानी क्या, जलीय, जलीय जितना जीव रहेगा, जितना जलीय जीव वो प्रोटिस्टा में रहेगा, यानी प्रोटिस्टा में रहेगा। ठीक है, तो जलीय यूकैरियोटिक माने यू माने कोई आप दूसरा आदमी को ना कह रहे हैं कि तू मेरा जल माने पानी, तुम पानी पानी हमको करवा दिया, यानी तू मेरा पानी ले लिया ना कहता है, यानी जलीय यूकैरियोटिक, यू यानी तुम, यानी यूकैरियोटिक। तो ध्यान में क्या, वो प्रोटिस्टा यानी पानी माने जलीय यूकैरियोटिक। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है क्या, देख लीजिए, यह पादप जंतु के बीच युगलीना स्थित होता है, जो इसी जगत में रहता है। आपसे पूछ देगा कि युगलीना युगलीना कहाँ स्थित होता है, यह आपको पूछेगा। युगलीना, युगलीना यानी युगलीना से आपको ध्यान में क्या रखना है कि अच्छा युग, बहुत युग पहले का बात है, बहुत युग पहले का बात है, युग पहले का बात है जिसमें खाली पादप और जंतु के बारे में बात किया जाता था, पादप और जंतु के बारे में बात किया जाता था। तो जब ये कहेगा वो ये तो पहले पहले वाला युग में सिर्फ 2 ही ना था साथियों, एने आके ना 5 गो हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप, एने आके हो गया ना। तो पहले पादप सिर्फ जंतु होता था। तो कहना कि अच्छा युग चेंज हो गया, युग पहले का युग जो था ना वो था क्या चीज़ का, पादप और सिर्फ जंतु का। तो कह देगा पादप एवं जंतु के बीच कौन स्थित होता है, तो कह देना युगलीना, युगलीना। तो युग से कह देना है कि वही युग जो ना प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। युग, यू ना कहता कि यू तुम पानी पानी कर दिया माने तुम हमको पानी ले लिया, तो यू ना कहता कि यू यानी करे मतलब यूकैरियोटिक यानी जलीय यूकैरियोटिक। तो वही युग से यह यू से यही युग हो जाएगा प्रोटिस्टा में। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। तो प्रोटोजोआ, साधारण प्रोटोजोआ कहाँ आता है, तो कह देगा वो साधारण जो प्रोटोजोआ आता है ना, तो प से प्रोटिस्टा, प से प्रोटोजोआ, प से प्रतिष्ठा, प से साधारण प्रोटोजोआ किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देख लीजिए, ये आपको उतना नहीं करना है कि सूर्य के प्रकाश में स्वपोषीय प्रकाश के बाद में इतर पोषी के अंतर्गत, ये नहीं, सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना साधारण प्रोटोजोआ जो ना, साधारणतः प्रोटोजोआ, साधारणतः प्रोटोजोआ आता है किस में, तो प्रोटोजोआ आता है प से प्रोटिस्टा, प से प्रोटोजोआ में आता है। अब आ जाइए। अब पादप, जब भी कह देगा पादप यानी पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा जो सब होता है ना, पेड़ पौधा उसके बारे में। तो पेड़ पौधा देखबे करते रंगीन हरा भरा ये सब रहता है। जब भी कह देगा किस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव, तो प्रकाश संश्लेषी जीव किस में रहता है,
तो प्रकाश संश्लेषण करता है ना पादप, पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है ना। तो इस टाइप का जब भी पूछता है देखो ये तो पादप के अंतर्गत आता है। यानी शैवाल, मोस, पुष्प और पुष्पीय पौधा उदा कहता है किस में आता है, तो पादप में आता है। तो ये तो आपको इतना सिर्फ ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए एक यह भी इम्पोर्टेंट है, कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक प्रपोजी जीव सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण के द्वारा, ये सीधे आपको यह ध्यान में रखना है, ये पूरा नहीं। यानी कह देगा माने कौन ऐसा जगत है जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, अवशोषण द्वारा पोषण होता है। तो कहा कौन ऐसा जगत है, पूछ देगा आपसे। पूरा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन ऐसा जगत है जिसमें अवशोषण के द्वारा तो क्यों ये दूगो क है ना, दूगो क मिल के एगो व है, उसको ना अवशोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है। यानी ये दूगो आदमी है, ये अकेले आदमी इसका शोषण कर रहा है, माने प्रताड़ित कर रहा है नहीं कहता है। तो क्या वो क और व की दोनों मिलकर ना शोषण कर रहा है, तो शोषण से अवशोषण। यानी कह देगा किस जगत में अवशोषण द्वारा पोषण होता है, तो अवशोषण द्वारा पोषण होता है कवक में। ठीक है साथियों। अब देख लीजिए यह परजीवी, मृत्युजीवी, ये सब आपको नहीं याद रखना है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको कह देना है क्या कहते हैं, किसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो कहते हैं अच्छा काई लग गया है, किसके कहाँ काई लग गया, तो क से काई, क से कवक, क से काई, क से कवक, क से काई, क से कवक। यानी काइटिन नामक किसकी कोशिका भित्ति जो ना काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो कहना कि वो क से काइटिन, तो क से कवक, क से काइटिन, तो हो जाएगा कवक। ठीक, ध्यान में रखना है। अब जंतु देख लीजिए, जब भी कहेगा जंतु इस जगत के सब बहुत कोष को जंतु संबंधी सब आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ करना इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। किस जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं, मेटाजोआ। तो देख लीजिए एगो प्रोटोजोआ था, तो प से प्रोटो, प्र से प्रोटोजोआ, प से प्रोटिस्टा, प से प्रोटोजोआ, प से प्रोटिस्टा, प से प्रोटोजोआ था। लेकिन यहाँ कह रहा है मेटाजोआ, यानी कहा कि वो जाके मेटाओ, जंतु का चित्र पाड़ दिया, जाके मेटाओ, बोर्ड पे जंतु का चित्र पाड़ दिया, उसको मेटा के आओ, जाओ मेटा के आओ। तो मेटाजोआ के कहा जाए कि जंतु के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक हो गया। जंतु में स्तनधारी सभी सब आता है, ये सब मछली सरीसृप ये सब जंतु है ना। तो ये आपको हो गया, इतना सिर्फ उतना ही करना जो हम बोले उतना। अब देख लीजिए यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो जब भी कहते हैं ना वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है साथियों, तो जाति है। जब भी कहेगा वो वर्ग में बांट दिया है क्या, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कहेगा वर्गीकरण की ना, कहता कि जात में बांट दिया है, वर्ग में बांट दिया है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है साथी, जाति। तो ध्यान रखना जाति। अब आ जाइए, ये जीवों के नामकरण की द्विनाम पत्ति है ना, लीनियस दिया था हम आपको, अभी करवाया ना, लीनियस दिया है। इसी को ना वर्गीकी यानी वर्गीकरण का जन्मदाता इसी को कहा जाता है। वर्गीकी मतलब वर्गीकरण ही ना, कि समझ लीजिए कि वर्गीकी अलग होता है, वर्गीकरण अलग होता है। वर्गीकी ही वर्गीकरण होता है। ठीक है साथियों, तो ये लीनियस है, यानी वर्ग में बांट दिया है लीनियस, वर्ग में बांट दिया है लीनियस। ठीक है साथियों, इस पत्ति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी अपना पहला, ये सब आपको नहीं याद रखना। ठीक, ये सब आपको नहीं याद रखना है। आ जाइए, आप इधर आइए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, देख लीजिए 1 मिनट, थोड़ा ही देख लीजिए क्या कहते हैं इसमें। आपको कहेगा कि वंश तथा जाति के नामों में वर्गीकरण का नाम किया जाता है। जैसे पहले उस जाति को खोजा जाता है, उसके बाद जाति सबसे पहले वर्तमान नाम दिया जाता है। जैसे मानव का नाम होमो सेपियंस, यह सब आपको उतना याद नहीं रखा। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा में 2 मिलाकर होता है, पहला शब्द वंश तथा दूसरा जाति। यानी ये द्विनाम पद्धति में ना देखिए, पहला नहीं वंश का नाम आता है, कह देगा पहले किसके आता है, तो कहेगा वो पहले वंश देखिएगा तब ना जाति। तो कह देगा वो पहले वंश फिर जाति, पहले वंश फिर जाति। यानी पहले जब वंश आएगा तब जाति लास्ट में आएगा, जाति लास्ट में आएगा इसमें द्विनाम पद्धति में। लेकिन ये सब आप नहीं याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाइए, मेन यहाँ आपको याद रखना है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जब भी जीवधारियों के वैज्ञानिक का नाम बात जब भी आए तो ध्यान में रखा वो कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक का नाम बात हो रहा है। यानी मनुष्य का क्या है वैज्ञानिक का नाम, तो होमो सेपियंस है साथियों। ध्यान में रखना, देखिए मनुष्य का क्या आ जाएगा, होमो सेपियंस। यानी ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है कैसे, कहेगा अच्छा मनुष्य सब कहाँ रहता है, तो अपना होम में रहता है। होम में रहता है तो कैसे होम में, तो 100 रुपया देकर, यानी भाड़ा पर आपको 100 रुपया दे के होम में रहना है, माने घर में रहना है। तो ध्यान में रखना है मनुष्य कहाँ रहता था, होम में रहता, अपना होम पर, तो होमो सेपियंस।
ठीक है, होमोसेपियंस ध्यान में रखना है। मिलता जुलता भी आप याद रखिएगा ना नाम का, तो आप ऑप्शन से बना लीजिएगा। तो क्या मनुष्य कहाँ रहता है, होम में रहता, तो होमोसेपियंस। अब आ जाइए, कहा देगा वो मेढक, तो वो मेढक जो ना, मेढक राणा टिगरीना, यानी ध्यान में रखना है कि मेढक को कौन पाल ले है साथियों, मेढक तो राणा जी 3 गो मेढक पाल ले, राणा जी 3 गो मेढक पाल ले। तो राणा भी आप याद रखिएगा ना, तो राणा से भी आपका बन जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा राणा टिगरीना थोड़ा, यानी राणा 3 गो मेढक पाल लेता, राणा टिगरीना। आप राणा भी याद रखते ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, यानी मेढक कौन पाल ले हैं, तो राणा। यानी कहने का मतलब है मेढक तो मेढक नाम है ही है, लेकिन मेंढक का एक और नाम है राणा टिगरीना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, मेढक कौन पाल ले हैं, तो राणा जी पाल ले हैं। न कहता है राणा जी माफ करना, इस टाइप का बड़ा आदमी उसको राणा कहा जाता है, तो समझ गए राणा। ठीक है, अब आ जाइए, बिल्ली, तो ध्यान में रखना। अच्छा, फेलिस यानी बिल्ली जो है ना, बिल्ली फेल हो जाता है। बिल्ली, अब देख लीजिए, बहादुर ज़्यादा कुत्ता होता है कि बिल्ली। अब मान लेते हैं एक जगह कुत्ता का रख दिया, एक जगह बिल्ली के, लेकिन दोनों में से एकदम कहना कि बहादुर, अब बहादुर कौन है उसका परीक्षा लेगा। तो कुत्ता एकदम बहादुर रहेगा, कुत्ता कब जो सिखाइए सीख जाएगा, बिल्ली फेल हो जाएगा। तो यानी फेलिस डोमेस्टिका, ध्यान में रखना, फेलिस डोमेस्टिका। तो ध्यान में आपको रखना फेलिस, खाली फेलिस से भी याद रखते हैं तो फेलिस डोमेस्टिका आप बना लेंगे। ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। अब कुत्ता का देख लीजिए, ध्यान में रखना है, ये तो फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो फेलिस डोमेस्टिका। अब देखिए कुत्ता, तो देखिए कुत्ता कैनिज फैमिलियरीज, ठीक है, कैनिज फैमिलियरीज हो जाता है। तो ध्यान में रखना चाहिए, कैनिज फैमिलियर यानी अपना फैमिली में कौन काम करेगा, कुत्ता। तो खाली फैमिली भी याद रख लेते हैं ना, तो कुत्ता ना फैमिली में रहेगा। कुत्ता कहाँ रहेगा, फैमिली में, फैमिली में रहता है ना कुत्ता सब। तो ध्यान में रखना। अच्छा, कुत्ता जो है ना उसको आप फैमिली में रख सकते हैं, तो कुत्ता को क से कुत्ता, क से कैनिज फैमिलियरी, खाली फैमिलियरी भी याद रखते तो हो जाएगा। अब देख लीजिए, राणा रख लेता मेढक के। अब बॉस जी है ना, बॉस जी गाय को रख ले, बॉस जी, मान लेते कोई बॉस जी है, बॉस जी, तो आप किसको रख ले है, गाय को। तो बॉस इंडिकस, यानी कहाँ के गाय, इंडिया के गाय, बॉस इंडिकस। यानी आप सिर्फ बॉस याद रख लेते ना, फिर भी आप बना लीजिएगा। यानी गाय को कौन रख ले, तो यानी देखिए मान लेते हैं आप गाय रख ले, गाय का नाम आप क्या रखिएगा, कहेगा गाय नाम नहीं रखेंगे हम, बॉस नाम रखेंगे। गाय का नाम क्या रखिएगा आप, बॉस। गाय का नाम क्या रखिएगा, बॉस। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, गाय के नाम तो आप बॉस रख लीजिए, लेकिन मक्खी के नाम आप ना मुस्कान रख लीजिएगा। तो मुस्कान, मक्खी को आप क्या कहिएगा कि मक्खी के नाम हम मुस्कान रख देंगे। मान लेते कोई मक्खी है, उसको आप कहेगा ये मक्खी नहीं, इसकी मुस्कान है, तो मुस्का हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का तो खाली मुस्का भी याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, यानी मक्खी के नाम मुस्का रख देना, मुस्कान रख देना, यानी मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। ठीक, अब आम के, तो आम से ही मैंगो कहते हैं, तो मैंगी फेरा इंडिका हो जाएगा, मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका भी आप कह सकते हैं कि वो मैंगो को फेरना है। मान लेते हैं आप कहीं से आम खरीदने गए, वो थोड़ा सड़ल आम दे दिया, होता है ना जो कि सड़ गया, तो सड़ा आम दे दिया, तो उसको फेरने गए, यानी मैंगो फेरा इंडिका। अब धान के, तो हो जाएगा ओरिजा सतीवा हो जाएगा, ओरिजा सतीवा हो जाएगा क्या, धान को ओरिजा कह देगा कि अच्छा हम ओरिजिनल धान रोपेंगे। धान क्या कहते हैं, धान का आप खेती कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल रोपिएगा ना, तो कह देगा कि अच्छा धान, यानी कह देगा वो ऐसा वैसा हम धान नहीं रखेंगे, ओरिजिनल धान रखेंगे, तो ओरिजा सतीवा हो जाएगा, ओरिजा। और गेहूँ के कह देगा ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूँ के हो जाता है ट्रिटिकम, यानी ध्यान रखिएगा, ट्रिटिकम भी आप याद रखते हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं। यानी कहना है कि कम में क्या चीज़ को कम रोपना है, कहना कि वो गेहूं के कम में रोपेंगे, ज़्यादा धान रोपाता है, ज़्यादा आप लोग क्या रोपते हैं, धान। कहना कि गेहूं ना ट्रिटिकम माने 3 जगह रोपेंगे, गेहूं 3 जगह रोपेंगे, तो 3 से हो जाएगा ट्रिटिकम माने 3 जगह बहुत कम में रोपे हैं। तो ध्यान में रखना है ट्रिटिकम, या समझिए कि अच्छा गेहूं 3 आदमी रोपने जाएगा तो कम में रोपेगा, और धान तो बहुत रोपेगा क्योंकि ओरिजिनल लाए हैं, तो ओरिजा सतीवा हो जाएगा, तो ओरिजिनल लाए हैं तो ओरिजा की भी याद रखते हैं ना, तो ये आप बना लीजिएगा। और गेहूं के कम याद रखिएगा, मैंने ट्रिटिकम, माने 3 गो आदमी जाएगा तो कम में ना रोपेगा गेहूं को, तो गेहूं ट्रिटिकम, यानी गेहूं छिटाता है, बुआता है, रोपाता नहीं, लेकिन याद करने के लिए आपको बोल दे रहे हैं। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी 3 गो आदमी जाएगा तो कम में रोपेगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए मटर के, तो कह देगा अच्छा पी माने मटर होता है ना साथियों, तो पी माने मटर होता है, तो मटर के पिजम एस्टिवम,
पीजम अस्तिवम, यानी ध्यान में रखना कि वो पीजम, मटर को हम पी जाएंगे, मटरे के पी जाएंगे। किसको पी जाना है? मटर को। तो पीजम अस्तिवम ध्यान में रखना है, मटर को पी जाना है, पीजम अस्तिवम। अब देख लीजिए, चना को सीसर एरियाटिनम या केकर एरियाटिनम भी आप कह सकते हैं। इसको आप सीसर एरियाटिनम पढ़ लीजिए या केकर एरियाटिनम पढ़ लीजिए। तो कह देना अच्छा केकरे हम कर लेते हैं, सीसर भी है चाहे केकर। तो कहेंगे अच्छा केकर माने केकर एरिया में चना रोपल है, कह दे केकर एरिया जिसमें चना रोपल है। तो कह देना अच्छा केकर यानी सीसर, सीसर एरियाटिनम, सीसर या केकर भी आप कह दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। कीकर से सीसर, सीसर या कीकर, इस तरह से कहीं कहीं कीकर भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं सीसर भी लिखा हुआ रहता है। तो कहते हो केकर, केकर एरियाटिनम, तो कहेगा ये चना का एरिया है, इसमें चना रोपना है। बाकी जगह जो आपको ना ओडिजा सतिवा में धान रोप देना है, और 3 जगह ट्रिटिकम एस्टिवम माने तनका कम में आपको गेहूँ रोप दीजिए, लेकिन ज़्यादा एरिया में सीसर एरियाटिनम यानी चना को रोप देना है। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है। अब सरसों कह देगा ब्रासिका कंपेस्ट्रीज, ध्यान में रखना है, ब्रासिका यानी बड़का सिक्का लेके जाएंगे तब आप सरसों खरीद के लाइएगा। तब बड़ा सिक्का होता है ना कि बहुत बड़ा सिक्का ले जाएंगे, माने बड़का सिक्का ले जाएंगे। मान ले तो क्या चीज़ का सिक्का? तो चांदी या सोना का सिक्का ले जाएंगे। क्या चीज़? सरसों के खरीदने के लिए। ठीक है साथियों, सरसों खरीदने के लिए चांदी या सोना का सिक्का ले जाएंगे। तो कह देना है आपको क्या कि बड़ा सिक्का ले जाइएगा ना, तो ब से बड़ा सिक्का, तो सब बड़ा सी, स से सिक्का, स से सरसों मिल जाएगा, सिक्का से सरसों मिलेगा, सिक्का से सरसों मिलेगा, स से सिक्का, स से सरसों। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इसका नाम आपको याद रख लेना है। अब आ जाइए, देख लीजिए, यह थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कोशिका विज्ञान को आपको बढ़िया से ध्यान में रखना। जीव द्रव, तो कह देगा जीव द्रव के नामकरण ना पुरकिंजे किया है, पुरकिंजे यानी कह देगा वो जीव द्रव, तो कह देना कि वो जीव में जीव द्रव। अब देख लीजिए, जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिया साथियों? तो हार्टविग आपको बोले थे ना, वहीं तो कह देगा कि इसका नामकरण कौन किया? जीव द्रव का नामकरण किया है, कहना कि वो जीव द्रव का नामकरण किया। द्रव पिया जा रहा है, पूरी खाए हैं तो इसलिए, तो हमें पूरी खाने वाला आदमी द्रव पिएगा ना, तो पुरकिंजे यानी द्रव यानी पुरकिंजे। 1839 में किया था, तो ये नहीं याद रखेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। 1839 में पुरकिंजे किया। बाकी इस सबको आपको नहीं याद रखना है, बाकी इसको नहीं याद रखना है, इसको थोड़ा याद रख लीजिए। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जले होता है। जीव द्रव का लगभग कितना परसेंट भाग जल होता है साथियों? तो जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। कितना प्रतिशत भाग? 80% भाग जल होता है। और जीव द्रव में देख लीजिए, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात, तो देख लीजिए जीव द्रव में अकार्बनिक ज़्यादा रहेगा, 81% ज़्यादा ई हो जाएगा, तो 19% जो बच गया सी हो जाता है। ऐसे भी आपको पूछ देगा जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक, तो इसका अनुपात उलट के इसका हमेशा याद रखिए, कार्बनिक का 19 होता है, अकार्बनिक का 81 होता है। अगर पहले कार्बनिक दे देगा तो 19 को आप पहले रख लीजिएगा, 81 को बाद, तो यहीं 81:19 जीव द्रव में अकार्बनिक पदार्थों का ही रहता है। अब आ जाइए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिका जीव जो आपको कह देगा, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई एवं संरचनात्मक इकाई है। कह देगा जीवन की माने आपके जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका है साथियों। कह देगा कि जिसको हम लोग सेल कहते हैं, ध्यान रखिए, कोशिका को हम लोग सेल कहते हैं, यानी कहने का जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है? यह कोशिका ही है, कोशिका ही होता है। अब देखिए, कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को कह देना अच्छा, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान कौन करेगा? तो कोशिका का अध्ययन करेगा सैया जी, माने साई जी करेंगे, साई जी यानी साई जी करेंगे, तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन कौन करेगा? तो साई करेंगे, साई तो साइटोलॉजी। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है, या ऐसे करिए कि वो कोशिका माने अपना शरीर का सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका होता है। तो साई भगवान है ना, साई भगवान वहीं इसका अध्ययन करेंगे, तो साइटोलॉजी ध्यान में रखना, साइटोलॉजी। ठीक है। अब कोशिका शब्द का प्रयोग देख लीजिए, कोशिका का खोज सब जो है ना, वो कोशिका शब्द का प्रयोग दूसरा आदमी किया है। ठीक है, उसका नामकरण सब दूसरा आदमी किया है। देखिए, तो कह देगा कोशिका शब्द का प्रयोग करेगा कि वो कोशिका जो शब्द है ना, वो बोला कि वही कोशिका है। तो कोशिका शब्द का प्रयोग कौन किया? तो रॉबर्ट हुक किया था। कब? 1665 ईस्वी में साथियों किया था। 1665 में इन्होंने
कार्क में कोशिका को खोजा था। कार्क में जब भी कहते हैं ना कार्क, कहेगा वो कार में कार, यानी कार्क का मतलब होता है कार। कार में क्या था, कार में कोशिका रखा था, कौन खोजा, तो कहेगा अच्छा दौड़ते दौड़ते ना कहता कि दौड़ते दौड़ते हुक जाता है। यानी कहने का मतलब कोई आदमी दौड़ा दौड़ा थक जाता है ना, तो ना कहता है गाँव में कि ये हुक गया, अब हुक गया, माने अब रुक गया। तो यानी कहते ना रोबोट हुक, रोबोट रोबोट, या समझ लीजिए कि वो रोबोट रोबोट जो था ना, रोबोट रोबोट खोज लिया कि कार में है, कार में। कार में कब, 1665 ईस्वी में। ध्यान में रखना है कोशिका शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक था। यह कहाँ के वैज्ञानिक पूछ देगा तो कहेगा कि कोशिका इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो अंग्रेज नामक वैज्ञानिक है ना, वो रोबोट बना लिया था। तो रोबोट हुक 1665 में वह कार में देखा, कार में यानी कर्क में। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है भाई। देखिए सबसे पहले जीवित कोशिका को खोज की थी। अब का देखिए वो तो कार्क में देखा था। कार्क यानी जो पेड़ पौधा में जो ना होता है ऊपर से छिलते हैं उस सब में, तो उसमें देखा था कौन, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन कह रहा है कि सबसे पहले जीवित कोशिका कौन देखा, तो कहेगा अच्छा ल्यूवेनहॉक ने देखा। कब, 1600, देख लीजिए, और 1665 में देखा था। आई 1674 में कौन, ल्यूवेनहॉक। यानी कह देना कि जीवित में जीवन आदमी में कोशिका देगा ना, तो बेना को हॉक देंगे, बेना हॉकेंगे, यानी ल्यूवेनहॉक। यानी ल्यूवेनहॉक कहेगा कि ल्यू माने कोई आदमी कहेगा ल्यूवेनहॉक के हटा दो कोशिका को वहाँ से, कहे कि जीवित आदमी में आ गया है। तो कह देगा कि वो जीवित कोशिका में सर्वप्रथम सबसे पहले जीवित कोशिका, जिंदा कोशिका खोज कौन किया था, ल्यूवेनहॉक किया था साथियों, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आ जाइए, आ देखिए पहली जीवित कोशिका कौन है, यह आपको ध्यान में रखना है। ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। तो पहली जीवित कोशिका कौन है, तो खोज किया था ल्यूवेनहॉक। लेकिन कौन है, तो कह देना स्पेरो 11 है, स्पेरो 11। यानी पहले मैंने देखिए ना, तो शैवाल स्पेरो 11, यानी ध्यान रखने का। अच्छा शैवाल को देखे थे सबसे पहले, क्या शैवाल, तो देखे ना बहुत पैर था, कै गो पैर था, तो 11 गो पैर था। जीवित कोशिका में कै गो पैर था, तो 11 गो। तो ध्यान में रखना कि अच्छा पैरो 11, तो शैवाल स्पेरो 11, शैवाल स्पेरो 11 पहली बार देखे जीवित कोशिका में। लेकिन पैर कै गो था, 11 गो। तो पैरो 11 भी आप याद रख सकते, पैरो 11 यानी शैवाल पैरो 11। तो ध्यान में रखना है, कभी कभी सवाल भी दे देते, तो सवाल ध्यान में रखना है, शैवाल पैरो 11 से भी आप बना सकते हैं। आ जाइए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु। अब देख लीजिए कह दिया रहा है क्या क्या, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कह रहा है। जीवाणु कौन है, तो जीवाणु तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। तो ध्यान में रखना है कि माइकोप्लाज्म यानी कहने का मतलब है ना कि सबसे छोटी कोशिका मिला ना, जीवाणु सबसे छोटी कोशिका जीवाणु मिला। तो माँ बोल रही है कि जामा पहन लो, नहीं तो कोशिका देह में सट जाएगा। तो माँ बोल रही है कि जामा पहन लो। ठीक है साथियों, तो कह रहा है कि माइकोप्लाज्म लाज माने जामा, कह रहा है जामा, जम यानी जम यानी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, माने जामा पहन लेगा ना, या प्लाजो, लड़के उसको कहेगा प्लाजो पहन लो, लड़का तो कहेगा जामा पहन लो, ताकि तुम सेफ्टी में रहेगा। यानी सबसे छोटी कोशिका मिल गया तो वो कैसे शरीर में सट जाएगा, कोई पता थोड़ी चलेगा। तो कहना कि अच्छा माँ बोलिए जामा पहन लेके, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम यानी सेफ्टी हो जाएगा। गली सब में नहीं होता कि कोई गली मुहाना सब में घूमते रहते हैं, इसीलिए सेफ्टी के लिए गैलीसेप्टिकम। अब आ जाइए सबसे लंबी कोशिका, जब भी कह देगा ना सबसे लंबी, अब देखिए सबसे छोटी था ये, सबसे लंबी, तो कह देगा सच्चा सबसे लंबी कोशिका, यानी तंत्र मंत्र के कारण आ जाता है, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। सबसे लंबी हो जाएगा तंत्रिका, जो इस तरह के आप लोग नहीं बनाते थे, पहले हम आपको बता देते हैं। इस तरह के आप लोग बनाते थे, इस तरह के आप लोग नहीं बनाते थे, इस तरह के बनाते थे, इस तरह के होता था, इस तरह का होता था, यही है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कोशिका हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका, ये लंबा था, तंत्रिका तंत्र के बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे के हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे के। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग माने शुतुरमुर्ग को हम लोग एस्ट्रिच कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रिच, तो कह देगा सबसे बड़ा अंडा हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडा, और सबसे छोटा कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, और सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यह इम्पोर्टेंट है साथियों, कोशिका सिद्धांत। तो आपको बोले थे कोशिका सिद्धांत, कौन बोले थे,
कोशिका को जला देंगे, सिद्धांत जो है ना सिद्धांत लाएगा उसको जला देंगे। कौन जला देंगे? सलाई से। ये मैथियस पैथियस नहीं याद रखिएगा, यह ध्यान में रखिएगा। स्लाइडेन यानी ऐसा चीज़ पीछे वाला याद रखिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। ये ना कि पूरा नाम रटने लगिएगा तो वो फिर कन्फ्यूजन में चल जाइएगा। तो स्लाइडेन एवं सोआन माने स्लाइडेन और सोहन बनाया ना, कहे थे सोहना जला दिया था, तो स्लाइडेन एवं सोआन हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा। लेकिन इसका तो यह सिद्धांत तो यह बताने में असफल रहा था कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यह सिद्धांत दे दिया लेकिन ये नहीं बता पाया कि कोशिका का सिद्धांत कैसे दिया जाता है। तो उसी पर जो पहली बार बीरचो जो वीर आदमी, एक वीर आदमी आया, बोला कि हम बता देंगे कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक है। तो वीर आदमी बताया। इस स्लाइडन नहीं बता पाया ना, तो यह कोशिका सिद्धांत को सलाई से जला दिया सोहन, ठीक है। तो स्लाइडर में सुहान जला दिया, कहा कि यार ये अब नहीं जान पाए। तो वीर आदमी आया, वो बताया कि कैसे होता है साथियों, ठीक है। तो यह कब बताया? 1855 में बताया था। 1839 में यह सिद्धांत आया था। 3839 में सिद्धांत आया था साथियों। और यह बताया कब, कौन था? 1855 में बीरचो बताया था, यह ध्यान में रखिएगा। कब था? 1855 में, ठीक। अब आ जाइए, बाकी ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। ये थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक तो आपको बोले तो जितना जीवाणु वाणु नीलहरी सवाल माइकोप्लाज्मा माने जीवाणु वाणु जितना है ना वो प्रोकैरियोटिक में आ जाता है, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। इसमें हाँ देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, माने इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना केंद्रक नहीं पाया जाता है साथियों। तो ये हम आपको आगे करवाएंगे साथियों, ये सब चलिए आगे हम करवाएंगे, आगे है। आ जाइए, ये सब आपको थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है, या पूरा उतना ही नहीं करना है, ठीक है। ये सब को थोड़ा कन्फ्यूजन ये सब ज़्यादा हो जाएगा आपको, ये सब को ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, वैसे इसको आपको उतना नहीं पढ़ना है। आ जाइए, यहाँ तक हो गया। अब आइए, यह हो गया आपको ये सब आपको उतना नहीं करना है। हाँ देख लीजिए, यह ना प्रोकैरियोटिक ना अलैंगिक होता है, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन होता है। इसमें विखंड समझ लें कि बाइनरी विखंडन यानी बाइनरी माने सिर्फ विखंडन से समझ लीजिएगा ना। इसमें प्रोकैरियोटिक में यह अलैंगिक होता है साथियों, ये लैंगिक नहीं होता है। यूकैरियोटिक लैंगिक होता है, यह होता है अलैंगिक, ठीक है। अब देख लीजिए, ये सब आपको नहीं करना है। देखिए यूकैरियोटिक सब है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देख लीजिए। अब आ जाइए, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को करना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर अब देखना है हम लोग को। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग को अंतर देखना है। यह अंतर आप समझ जाते हैं ना तो आपका वह काम हो जाएगा। चलिए, तो आ जाइए, अब हम लोग देखने वाले हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा और भी बड़ा कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, तो जब भी कहते हैं ना प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक, तो देखिए कोशिका भित्ति जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी होता है, इधर जितना है ना सब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी। लेकिन इसमें कौन नहीं होता है ना, माने कौन किस चीज़ का बना होता है वो हम बताएंगे। ये सब उसमें नहीं होता साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया सब बहुत में नहीं होता है। कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो प्रोकैरियोटिक में तो लगभग बहुत चीज़ नहीं होता है। अधिकांश चीज़ किस में? यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में, यह ध्यान में रखना है। बहुत चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया सब केंद्रक कुंद्रक तो इसमें होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। देख लीजिए, जब ये कह देगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है। प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति और यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? तो देख लीजिए, प से प्रोटीन, प से प्रोटीन, प से प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन को कहाँ रखना है? कार्ड में रखना है, कार्ड में प्रोटीन को कहाँ रख लेना है? यानी आप कहीं जा रहे हैं जिम उम करने, कहीं घूमने, तो प्रोटीन आपको रख लेना है। कब? कार्ड में रख लेना है। कहाँ रख लेना है साथियों? कार्ड में रख लेना है। तो जब भी कहते हैं ना कोशिका भित्ति, तो कहते हैं प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज का बना होता है। यानी कह देगा यूकैरियोटिक के कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो यानी जीवित भी प्राणी का कह देगा ना तो सेल्यूलोज का ही बना होता है। जीवित जंतु का भी सेल्यूलोज का ही बना होता है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यानी कह देगा कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति
प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? तो प से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है साथियों। और यूरियोकैरियोटिक हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है। अब आगे आइए, माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ना प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं है। केंद्रक, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा साथियों तो केंद्रक कहाँ से होगा? ठीक है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन केंद्रक में जब नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो केंद्रक कहाँ से होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं अच्छा, माँ जो है ना, माँ इसमें नहीं रहती है, प्रोकैरियोटिक में माँ नहीं रहती है। तो जब इसमें नहीं रहती है तो इसमें रहती है, यानी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है तो इसमें यूकैरियोटिक में रहती है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब इसको ना अंतःप्रद्रव जालिका कहा जाता है, अंतःप्रद्रव जालिका कहा जाता है। यानी जब भी कहेगा ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडिया में जो रोटी है ना, करना वो रोटी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, ये रोटी यहाँ पे नहीं मिलता। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में रोटी नहीं मिलेगा साथियों। इसको अंतःप्रद्रव जालिका भी कहा जाता है। तो यह आपको नहीं मिलेगा कहाँ? प्रोकैरियोटिक में मिलेगा, यूकैरियोटिक में। अब देखिए राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, लेकिन 70 से 10 ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक में, 80 इस प्रकार का होता है। यानी 70 इस प्रकार का राइबोसोम कहाँ होता है? तो राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है साथियों, राइबोसोम इसी को प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का होता है, 80 इस प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक में इस प्रकार के होता है, ठीक है साथियों, 70 इस प्रकार का होता है। अब देख लीजिए गोल्जी काय, ध्यान में रखना। अच्छा, गोल्जी काय यह तो निर्जीव पदार्थ है, तो इसको गोल समझो, गाल यानी गाल का मतलब क्या होता है? मनुष्य में जो गाल होता है ना, यह दांत के ऊपर ना, इसको गाल कहते हैं। तो कहेंगे प्रोकैरियोटिक तो निर्जीव सब रहता है तो उसमें गाल होता ही नहीं है, यानी कहना वो गाल इसमें नहीं होगा। गाल होगा किस में? इसमें, यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली, जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो झिल्ली कहाँ से पाया जाएगा साथियों? तो कह देना कि अच्छा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, ठीक है साथियों। अब देखिए लाइसोसोम, ध्यान में रखना कि लाइसोसोम, लाई यानी लाई कौन खाएगा? जो सजीव पदार्थ रहेगा वही ना लाई खाएगा। नहीं होता कि चूड़ा का लाई, मुड़ी के लाई, तिल का लाई, ये सब होता है ना साथियों। तो जो यूकैरियोटिक आपको क्या कहते हैं, सजीव है, तो कहना कि अच्छा उसमें वो तो खाएगा, उसमें उपस्थित होता है, लेकिन ये निर्जीव नहीं खाएगा। चलिए डीएनए, अब आ जाइए, देखिए डीएनए दोनों में होता है साथियों, देख लीजिए। वैसे प्रोकैरियोटिक देखिए सजीव टाइप का भी होता है थोड़ा, लेकिन न मात्र करेंगे तो उसको नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है साथियों, प्रोकैरियोटिक को, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक पूर्ण रूप से सजीव होता है, ठीक है, सजीव। अब आ जाइए, जब भी कहेगा डीएनए तो देख लीजिए, कहेगा एक गो डीएनए, एक में तो एक गो है और एक गो है, इसमें कहा ना कि एक में एक गो डीएनए, तो एक में कह रहा है कि इसमें तो 2 गो डीएनए, और पूर्ण रूप से विकसित होता है। 2 गो दोहरे सूत्र के रूप में होता है डीएनए। देखिए जब भी कहेगा डीएनए प्रोकैरियोटिक में किस रूप में रहता है? कहता है डीएनए एगो, तो कहेगा डीएनए एगो और उन्हें 2 गो पूर्ण विकसित। अब देखिए कसा भी का, जब भी कहते हैं अच्छा कसा भी का, यानी कासा बिक गया, कासा भीका को हम लोग कहेंगे कासा बिक गया, तो कहेगा, कहना क्या कि कासा बिका, तो कहेगा हाँ केवल एगो बिका, एक तंतु कहना डीएनए एक सूत्री है, तो यह कहेगा कासा बिका, कहेगा हाँ एगो बिका, कहेगा उसका यूकैरियोटिक तो 11 गो, एक नहीं 11 गो बिका, यहाँ तो एक बिका, लेकिन यहाँ कहेगा कि एक और एक यानी 11 गो बिका। कासा बिका तो कहेगा एगो बिका, ओकरा में 11 गो बिका। केंद्री का, तो केंद्रक हम बोले थे इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोल, जब भी कह देगा कि निर्जीव पदार्थ कथी सेंट लगाएगा, निर्जीव पदार्थ कथी सेंट लगाएगा, जो सजीव है वो ना लगाएगा, तो कहेगा वो सेंट्रियोल भी इसमें नहीं होता, इसमें होता है। अब देखिए श्वसन, ई इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। श्वसन जब भी कह देगा श्वास लेगा, तो ई भी श्वास लेगा, ई तो देखिए ई थोड़ा मोड़ा है ना, बहुत ही कम ही प्रकार का, समझ लीजिए कि यह श्वास क्या कहते हैं सजीव होता है, बहुत कम ही मात्र के, मानिए तो इसको निर्जीव आपको मान के चलना है, वह निर्जीव तरह का मान के चलना है। पूर्ण रूप से सजीव आपको वो हो जाएगा कौन? यूकैरियोटिक, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है कि कहेगा श्वास नहीं किसी से लेता है, तो कहेगा अच्छा ये श्वास तो निर्जीव है तो जामा से लेगा, जामा से, तो जामा श्वास क्या चीज़ से लेगा, तो कहेगा ये श्वास जामा से लेता है, तो जामा यानी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वास लेता है। आई श्वास लेता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये माँ के माने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो ये माँ के द्वारा श्वास ले रहा है कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया से श्वास ले रहा है, आई जामा से ले रहा है। देखिए प्लाज्मा माँ,
इसमें माँ माँ कर, लेकिन ये जामा से ले रहा है, ई होगा माँ से ले रहा है, तो यानी इसी के माँ को इधर ले आना है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है साथियों, देख लीजिए ये निर्जीव, क्या कहते हैं, लिंग प्रजनन होगा ही नहीं, इसमें होगा क्योंकि इसको निर्जीव लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण इसमें ना थैलेकाइड से होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। माने इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, क्लोरोफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। आई थैलेकाइड यानी कहते हैं इसमें प्रकाश ना थैला में बंद करके होता है, थैला में, यानी इसके लिए प्रकाश हम लोग थैला में बंद करेंगे। किसके लिए? प्रोकैरियोटिक के लिए हम लोग थैला में बंद करेंगे, थैला में बंद करेंगे। और क्लोरोप्लास्ट इसमें ना, इसमें अपने क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, जिसमें सजीव में वैसे भी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। अब आ जाइए, ये कोशिका विभाजन कर देंगे। अच्छा, ये कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसमें कहते हैं कि अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। इसमें खाली अर्धसूत्री होता है, तो ये अर्धसूत्री हो में अर्धसूत्री होगा, लेकिन ये तनका ज़्यादा सजीव है तो तनका ज़्यादा, यानी समसूत्री भी कर लेगा, समसूत्री भी, अर्धसूत्री और समसूत्री भी कर लेगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको यहाँ कर लेना। आप देख लीजिए, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब है साथियों। यहाँ से कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सब के बारे में हम आपको बेहतर ढंग से अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।